नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और वीडियो के कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताइए और साथ के साथ आप ये भी मेंशन करिए आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट कर रहे हैं। विद रेफरेंस टू डिलिमिटेशन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट दे दिए गए। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये नीचे थर्ड स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में ECI भी बोल देते हैं, इसे अपॉइंटमेंट करने का काम करती है। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। इट डिफाइंस द नंबर एंड द बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक द पॉपुलेशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन नियरली इक्वल। इट मीन्स ये है इसके अंदर कि ये जो कमीशन होती है, इस कमीशन का मेन काम ये होता है कि किसी भी स्टेट में, जैसे हमारी कंट्री में जितने भी स्टेट हैं, उन स्टेट में भी कितने लिमिटेशन यानी कि कितना एरिया में एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगी उसे डिसाइड करना, और साथ के साथ ये भी डिसाइड करना कि भाई पॉपुलेशन कितना है। यानी कि आप ये कह सकते हैं पॉपुलेशन प्लस एरिया दोनों को ध्यान में रख करके ये कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड करने का काम करती है। ये आपसे बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है, इट्स ऑर्डर ऑफ कमीशन कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। यानी कि इस कमीशन ने, यानी डिलिमिटेशन कमीशन ने अगर कोई ऑर्डर दे दिया, इसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने, करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है तीनों ही स्टेटमेंट डिलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग में बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम डिलिमिटेशन कमीशन की डिटेल में बात करें तो सबसे पहले इसके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में ECI बोल सकते हैं, इसे अपॉइंट करने का काम करती है। जबकि इसे अपॉइंटमेंट का जो काम आप बोल सकते हैं उसे हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट होते हैं उसका ये मेन काम होता है। लेकिन ये जो काम किया जाता है प्रेसिडेंट के साथ साथ ये जो ECI है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दोनों कोलैबोरेट करके काम करते हैं। तो अब ये कहना कि सिर्फ ECI का इसमें मेजर रोल है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा वो रॉन्ग हो जाता है। बाकी अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड करना पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि हमारी कंट्री के अंदर जो इसने जो भी वर्डिक्ट दिए हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो अब तक हमारी कंट्री में इस तरह से 4 टाइम्स हमारी कंट्री में डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे आप ईयर देख सकते हैं और किस लॉ या किस एक्ट के तहत से स्टैब्लिश किया है ये आप इधर देख सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन को हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम जो सेटअप किया गया था 1952 का जो एक्ट था उसके अंदर इसे सेटअप किया गया था 1952 में ही। उसके बाद नेक्स्ट टाइम 1962 में ये एक्ट आया था दोबारा, और 63 में इसे दोबारा सेटअप किया गया था। उसके बाद अगेन 1972 में सेटअप किया गया और 1973 में अगेन इसे इंप्लीमेंट किया गया। उसके बाद अगेन अगर फोर्थ टाइम या लास्ट टाइम की बात करें तो 2002 में इसे सेटअप किया गया था। और उसके बाद जो लिमिटेशन कह सकते हो आप या कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड की गई थी वो जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, यानी कि ये जो स्टेट आपको दिख रहे हैं ये सारे स्टेट से रिलेटेड ये डिलिमिटेशन कमीशन है। और इसके बारे में जो आपसे बोला गया कि भी इसका जो ऑर्डर होता है इसे किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि प्रेसिडेंट ने एक बार एक कमेटी या कमीशन अपॉइंट कर दिया और उन्होंने जो भी वर्डिक्ट दे दिया कि भी ये एरिया है और इस एरिया में इतने कॉन्स्टिट्यूंसी होंगे पॉपुलेशन और एरिया वाइज, ठीक है, वो डिसाइड फाइनल हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मलेरिया। मलेरिया को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, और इस क्वेश्चन में भी आपके पास ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड और नीचे ये थर्ड स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट है और आपको चूज करना है तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। यानी कि इसके अगर हम इसके फैलने के कारण के बारे में अगर पता करना चाहें तो मेन कारण इसका प्रोटोजोन होता है, जिसे हम फर्दर इसे प्लाज्मोडियम भी बोल देते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि प्लाज्मोडियम एंटर इन द ह्यूमन बॉडी थ्रू द इन्फेक्शन फीमेल
एनोफ्लोइस मॉस्किटो, यानी कि कोई भी फीमेल मच्छर जो होती है या मॉस्किटो जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर इसे एंटर करती है, काट करके एंटर कराती है, जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। और थर्ड में आपसे बोला जा रहा है द पेस्टिसाइड्स अटैक द वाइट ब्लड सेल, ये हमारी बॉडी के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल होता है उसे ये अटैक करने का काम करती है, ऐसा आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। ये 3 स्टेटमेंट है, अब आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट ओनली वो करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ सेकंड एंड थर्ड ये दोनों स्टेटमेंट की बात करें ये दोनों करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि मलेरिया के रिगार्डिंग में ये जो तीनों स्टेटमेंट दे रखे हैं ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की हम बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया कि व्हाइट ब्लड सेल को ही अटैक करता है, ये व्हाइट ब्लड सेल को अटैक नहीं करता है ये मच्छर या मॉस्किटो, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी रेड ब्लड सेल हो उसे अटैक करता है। तो क्लियरली आप समझ गए होंगे कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें यानी कि मलेरिया फैलने की जो मेन वजह होती है, कारण के बारे में बात है तो प्लाज्मोडियम होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी हमारी बॉडी में एंटर करती है और हमें बीमार कर देती है। और इसके बीमार करने की जो मेन वजह होती है, जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं वो बाइट करती है और उसके इन्फेक्शन से ही हमारी बॉडी में ये बीमारी फैल जाती है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जिसकी वजह से हमारा आंसर ए हो जाता है। थर्ड में आपको ये ध्यान में रखना है ये रेड व्हाइट सेल को अटैक करती है, ना कि व्हाइट ब्लड सेल को। ठीक है, विद रेफरेंस टू महाकवि सुब्रमण्यम भारती कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे महाकवि सुब्रमण्यम भारती के बारे में बोला जा रहा है और इनके रिगार्डिंग में आपके पास ये 2 स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, ही वॉज इन्वॉल्व विद द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि हमारे जो फ्रीडम फाइट मूवमेंट जब हो रही थी उस टाइम जो नेशनल कांग्रेस था उसके अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट पर्सन थे उस कैटेगरी के अंदर ये पोइट आते थे। और सेकंड आपसे बोला जा रहा है ही पार्टिसिपेटेड इन द सूरत सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907। 1907 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस का अधिवेशन, ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी सेज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। और ऑप्शन डी की बात करें नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है सुब्रमण्यम भारती के बारे में, महाकवि उनके बारे में आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। यानी कि सुब्रमण्यम भारती जी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसे बहुत टैलेंटेड पोइट थे हमारी कंट्री में जो कि पेट्रोटिज्म बेस्ड अपनी पोइट्री वगैरह करते थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा हमारे यूथ जब फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था उन्होंने उनको इंस्पायर किया था। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारी कंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एड्रेस किया है वर्चुअली एक इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था जिसे हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल भक्ति फेस्टिवल 2020, और उस फेस्टिवल में इनका 138 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ है, जिस वजह से ये टॉपिक आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है। और ये एक तमिल पोइट है, यानी कि आप ये कह सकते हो तमिल लैंग्वेज में ही अपनी पोइट्री वगैरह किया करते थे। और 1904 के बाद इन्होंने एक तरह से कह सकते हो कि भी हमारे जो पॉलिटिक्स है या फिर आप कह सकते हो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है उसके अंदर इन्होंने एंटर किया था। और 1905 में इन्होंने बनारस अधिवेशन के अंदर यानी कि बनारस सेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद इन्होंने सूरत सेशन जो 1907 में कंडक्ट किया गया था उसके अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और काफ़ी लोगों को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था अपनी पोइट्री स्टाइल में, यानी कि पेट्रोटिज्म बेस्ड इनकी जो पोइट्री होती थी जिस वजह से काफ़ी पॉपुलर हुए थे, और इन्होंने अपने उस टाइम में जो यूथ थे उनको काफ़ी इंस्पायर किया था। तो आप ये कह सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको दे रखा है बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ध्यान ये रखना है आपको कि भी गलत स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। तो यानी कि जो ऑप्शन है उसको ऑप्शन के अंदर ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, इट मींस यू हैव अ 4 ऑप्शन, इन द 4 ऑप्शन यू हैव अ 4 स्टेटमेंट। तो ये 4 स्टेटमेंट में से आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना है, वही आपका आंसर होगा। 3 स्टेटमेंट सही होंगे, एक गलत है, गलत ही हमारा आंसर होने वाला है। द मेटल मनी वॉज नॉट इन द यूज ऑफ ट्रेड
was carried by the barter system। यानी कि ये जो टाइम पीरियड था इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस टाइम पर बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था ट्रेड के लिए। मेटल से यूज करके, मेटल या फिर मनी को यूज करके ट्रेड नहीं किया जाता। जैसे आज के टाइम पे हम करेंसी वगैरह यूज करते हैं ट्रेड के लिए, ऐसा सिस्टम नहीं था उस टाइम। बार्टर था जहां पे गुड्स वगैरह एक्सचेंज करके ट्रेड किया जाता था। सेकेंड ऑप्शन में आपसे ये बोला जा रहा है द इंडस पीपल वर अर्लिएस्ट पीपल टू प्रोड्यूस द कॉटन। यानी कि कॉटन को प्रोड्यूस करने वाले, यानी कपास की एक तरह से खेती या उत्पादन करने वाले, ये पहले ऐसे इंसान थे। और सी ऑप्शन में बोला जा रहा है द पीपल वर वेरी वेल एक्वांटेड विद द यूज ऑफ ब्राउन, कॉपर एंड आयरन। यानी कि इस टाइम जो लोग थे वो काफी अच्छे से जानते थे इनका यूज करना, ब्राउन्स का, कॉपर का और आयरन का। ये आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, थर्ड ऑप्शन में भी आपसे बोला जा रहा है। और फोर्थ ऑप्शन जो आपसे पास है उसमें ये बोला जा रहा है द यूज ऑफ एनिमल प्रोडक्ट वाज प्रीवलेंट इन द फूड हैबिट ऑफ द इंडस पीपल। यानी कि जो उस टाइम के जो लोग थे वो जानवरों वगैरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको खाया करते थे, ये उनकी आदतों में शुमार था, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये चार स्टेटमेंट आपके सामने है, यानी कि चार ऑप्शन है, इसमें से आपको नॉट करेक्ट चूज करना है, यानी कि जो गलत है वो आपका आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इसमें अगर आप चारों स्टेटमेंट को देखें तो इसमें सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। बस ये जो सी स्टेटमेंट है इसमें आपको बस थोड़ा सा चेंज इसके अंदर ये कि आयरन की अगर हम बात करें, आयरन उस टाइम पर लोग नहीं जानते थे, यानी कि ना आयरन उस टाइम डिस्कवर किया गया था, आप ऐसे बोल सकते हैं, ना ही इसका यूज होता था। तो ये जो बात बोली गई कि भाई मेटल जो यूज किए जाते हैं ब्रॉन्ज, कॉपर, तो ठीक है, लेकिन आयरन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको थर्ड ऑप्शन सी में बोला जा रहा है ये यहाँ पे गलत हो गया। तो गलत स्टेटमेंट या गलत ऑप्शन आपका सी है यहाँ पे, और आपसे नॉट करेक्ट ही पूछा गया था, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर डिटेल में हमें जानना है कि भी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप लोग जानते ही हैं बेसिकली कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम फर्दर हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, और ये काफ़ी ओल्ड ट्रेडिशन, यानी कि हमारी कंट्री के हिस्ट्री का बिगिनिंग आप कह सकते हैं, इस टाइम पीरियड से स्टार्ट होता है। और ये वर्ल्ड की जो टॉप ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई थी अपने टाइम पर। मतलब इस सिविलाइजेशन की अगर हम डिटेल में बात करें तो यहाँ पे बाकी जो ट्रेड वगैरह के लिए अगर सिस्टम यूज किया जाता था, ट्रेड वगैरह, तो बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था, जिसमें मतलब ए गुड्स को बदले में आप बी गुड्स ले सकते हैं, बी के बदले में ए ले सकते हैं, इस तरह से ट्रांजेक्शन वगैरह हुआ करता था। काफी ज्यादा इन मेटल वगैरह से अवेयर तो थे, बट जो आयरन की बात करें, आयरन से अवेयर नहीं थे, इसका यूज उस टाइम पे नहीं होता था। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि भी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, थर्ड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से। विद रेफरेंस टू क्लाइमेट एमिशन सबमिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी इस क्वेश्चन में आपसे क्लाइमेट एमिशन सबमिट के बारे में पूछा जा रहा है, और उसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस सबमिट को ध्यान में रखते हुए आपको ये दो स्टेटमेंट चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट एम टू सेट अप न्यू एम्बिशन कमिटमेंट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। आप लोग जानते ही हैं कि 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, और इंटरनेशनल लेवल पे एक टारगेट रखा गया था। उस टारगेट या उस एम को अचीव करने के लिए ये एक तरह से कह सकते हो सबमिट कंडक्ट की गई है, जिसमें और भी ज्यादा एम्बिशियस कमिटमेंट करने के लिए एक तरह से ये मीटिंग या सबमिट कंडक्ट कराई गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज बीइंग होस्टेड बाय द G20 पार्टनरशिप विद द मेजर एनवायरमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसके अगर होस्टिंग की बात करें, यानी इस मीटिंग को या समिट को किसने कंडक्ट किया है, तो आपसे बोला जा रहा है G20 के अंदर जितने भी कंट्री आते हैं, यानी जो भी इसके मेंबर है, वो सारी कंट्री इसके अंदर पार्टिसिपेट की या उन्होंने मिलकर के इसे होस्ट किया है। और साथ के साथ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी इसके अंदर मेजर रोल प्ले किया है इसके पार्टिसिपेशन में, इसके समिट को कंडक्ट कराने में। ऐसा आपसे ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये बता देना है कि विल क्लाइमेट एमिशन समिट में के रिगार्डिंग में दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें कि भाई इन दोनों स्टेटमेंट में से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। अभी क्या हुआ है कि जैसे मैंने आपको बताया 2015 में पेरिस क्लाइमेट टारगेट रखा गया, उसमें एक मीटिंग हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, और अभी इसका 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। और इस 5th एनिवर्सरी में सेलिब्रेट करते हुए ये टारगेट रखा गया कि जो भी एम हमने सेट किया था इसको अचीव करने के लिए, उसके लिए अब और ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे और ज़्यादा कमिटमेंट शो करेंगे। इस वजह से ये समिट कंडक्ट की गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल करेक्ट हो गया। और अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि इसको कंडक्ट कराने की जो बात की जा रही है, जिसमें आपसे बोला गया G20 नेशन मेंबर जो भी है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बात यहाँ पे गलत हो गई। इसे जो कंडक्ट कराने या होस्ट करने का
जो काम कर रही है वो यूनाइटेड नेशन कर रही है और यूके कर रही है। और इसके साथ जो फ्रांस, चिली और इटली, ये कुछ कंट्री हैं जो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट करके इसे होस्ट करने का काम कर रही थी। यानी कि आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा ये गलत हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आज आपके लिए क्वेश्चन ये होगा कि आपको ये बताना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके किसी भी 5 ऐसे सिटी का नाम बताइए जो आप जानते हैं और जिसे डिस्कवर किया गया किसी इंडियन के द्वारा। ठीक है, डिस्कवर तो इंडियन और अदर देन मतलब नॉन इंडियन ने भी डिस्कवर किया इसके सिटीज़ वगैरह। तो किसी 5 सिटी बताने हैं जो कि इंडियंस के द्वारा ही डिस्कवर किया गया है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर करिए अगर वीडियो पसंद आती है, और चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन और प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके।